नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। चूंकि ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि पिछले 2 वर्षों में आप अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं और बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्न को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बचने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद में। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होता है, तो उसमें आपको पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। बेसिकली कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि माने होता है भैया क्या, छोटा अर्थशास्त्र, जिसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने उसको पढ़ लिया। अब सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंचे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसमें आपको, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसमें एक इंटायर चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में, उसकी गणना करने की विधियों के बारे में, ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स बीए सेकंड सेमेस्टर का यह मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। और भी एक आध दो मॉडल पेपर आपके समक्ष आ जाएंगे, बस वहीं से आपका सब कुछ आ जाएगा। तो टॉप 100 एमसीक्यूज को मैंने आपके लिए छांटा है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए कि प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेंशन एक उदाहरण है अनुदान का, सब्सिडी का, उपरोक्त में से कोई नहीं, या हस्तांतरण भुगतान का। पेंशन क्या है बेटा? पेंशन एक उदाहरण है किसका? 2024 में प्रश्न आया है, तो पेंशन एक सब्सिडी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है EMEC पर, प्रभावी मांग पर, या फिर जेबी से नाम के एक विद्वान है, उनका जो बाजार का नियम है उस पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो रोजगार का प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है वह आधारित है किस पर? तो देखिए, प्रभावी मांग पर भी आधारित है, जेबीसी का जो बाजार का सिद्धांत है उस पर भी, और EMEC पर भी आधारित है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स बीए सेकंड सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। चले, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, प्रदर्शन प्रभाव और अनिवर्ती प्रभाव संबंधित हैं। अब यहाँ पर आपको किसका, अनिवर्ती प्रभाव और प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है, कैसे बताने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन प्रभाव और अनिवर्ती प्रभाव जो हैं, ये एक प्रकार से जीवन चक्र परिकल्पना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? जीवन चक्र परिकल्पना से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, दीर्घकालीन उपभोग फलन का सूत्र है। दीर्घकालीन उपभोग फलन का सूत्र इनमें से क्या होता है? C बराबर BY। C बराबर BY का मतलब होता है दीर्घकालीन उपभोग फलन, इसका सूत्र होता है C बराबर BY। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत का सूत्र है। उपभोग का जीवन चक्र, अभी तक आपने दीर्घकालीन उपभोग फलन का सूत्र देखा, C बराबर BY। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत का सूत्र क्या है। तो उसके जीवन चक्र सिद्धांत का जो सूत्र है भैया, वो आपका सी ऑप्शन में दिया है, CT बराबर Y कैपिटल L कैपिटल T प्लस, इस ब्रैकेट में रहेगा आपका कैपिटल N -1, और उसके अंदर ब्रैकेट बंद, और ये जो चिन्ह है बटे का चिन्ह है T। ठीक है, यानी N-1 बटे यानी अपान T। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा YLT। ठीक है, CT बराबर उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत का सूत्र ये है, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्वव्यापी मंदी की अवधि थी। विश्वव्यापी मंदी जो आई थी 1929 से 33 के आसपास आई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का महत्व है, मुद्रा का महत्व नहीं है, या केवल मुद्रा का ही महत्व है, या फिर उपरोक्त सभी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है मुद्रा का महत्व है भी, नहीं भी है, और केवल मुद्रा का ही महत्व है। ये सभी बातें बिल्कुल सही हो सकती है अलग अलग सिचुएशन में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न,
स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी गई, किसके द्वारा? स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी है किसने भैया? गैलब्रेथ ने, जेके गैलब्रेथ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है किसके? प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के बराबर होता है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आय जितनी है उसमें से आप जनसंख्या घटा देंगे। राष्ट्रीय आय, ठीक है, को बटे में कर देंगे जनसंख्या, तो आपका राष्ट्रीय आय मतलब क्या निकल आएगी? तब आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। मान लेते हैं किसी देश की जनसंख्या 500 है, ठीक है, किसी देश में 500 लोग रहते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति मतलब किसी देश की जनसंख्या कितनी है भैया? किसी देश की जनसंख्या 500 है। अगर उस देश की मतलब कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है? 500 है, ठीक है। एक मिनट में फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जनसंख्या देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है भैया? जनसंख्या को आपको पता होना चाहिए और कितनी, मान लो राष्ट्रीय आय मान लेते हैं 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये एक साल में वह देश एक प्रकार से अपने उत्पादन के साधनों से या फिर सेवा वगैरह करके वो निकालता है, ठीक है। अब कितनी जनसंख्या है? 500 जनसंख्या उस देश में रहती हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है? ये राष्ट्रीय आय हो गई, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, ठीक है। और 500 कितनी है? 500 जनसंख्या है उसकी। तो जनसंख्या और हमको प्रति व्यक्ति मतलब वो राष्ट्रीय आय पता है, तो हम प्रति कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, राष्ट्रीय आय से भाग दे देंगे जनसंख्या का। 0 से 0 काट दिए, 2 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10, 20, यानी आपका क्या बचेगा? यानी कि एक व्यक्ति जो है अगर 10,000 रुपये जो है, क्लियर, 2 0 2 5, ठीक है, 20 500, ठीक है। 20 रुपये एक व्यक्ति जो है वो कमा रहा है। 20 व्यक्ति 1 रुपये कमा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपये है। और 20 व्यक्ति अगर 1 रुपये कमा रहा है तो 500 व्यक्ति कितने कमाएंगे? 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर हो जाएगा और 3 0 10,000, आपका फिर ये राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय पता हो, जनसंख्या पता हो, ठीक है, तो हम राष्ट्रीय आय भी निकाल सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय निकाल ली हो तो हमको राष्ट्रीय आय पता होनी चाहिए और जनसंख्या पता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे निकल आता है। तो आप लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर इकोनॉमिक्स के जो या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। केवल 100 रुपये फीस में सभी की व्यवस्था कर दी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव लिखिए, सभी प्रकार की पूरी व्यवस्था है। एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। जैसे ही इस पर आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, यही आपको लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। अपने सेमेस्टर का भी नाम लिख करके भेज देना है, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको करना क्या है भैया? उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लास के बाद में पीडीएफ मतलब कि पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे उन सभी के, यानी जो भी क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी उसकी पीडीएफ नोट, जो यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी उसकी भी पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलेगी। इसके अलावा केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जाएगी। को करिकुलर में आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना है बीए के सेकंड सेमेस्टर में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन रखा गया आपकी बार, तो सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका होगा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप मात्र 100 रुपये फीस में बहुत ही बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर लगभग 100 क्वेश्चंस वाले और 1000 क्वेश्चंस या 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला आएगी, वो भी आपको मिलेंगे। प्लस में आपको यहाँ पर जो है मैं प्रयास करूंगा कि कुछ टिक वाले क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएं। इसके अलावा आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का भी मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपये में करवाई जा रही। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएं। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रभावी मांग की संकल्पना दिया गया। प्रभावी मांग की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु गुणक का सिद्धांत होता है, बात भी ध्यान रखेंगे। परीक्षा
की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रभावी मांग की संकल्पना जो दिया है वो कीन्स ने ही दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ISLM सिद्धांत कहलाता है। ISLM सिद्धांत जो होता है ये कीन्सियन सिद्धांत और प्रतिष्ठित सिद्धांत का मिला जुला रूप कहलाता है। इसी को ISLM सिद्धांत कहते हैं। कीन्स का जो सिद्धांत है वो और प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो, उन दोनों का तालमेल अगर बैठा दे, दोनों को मिला दे, तब आपका या क्या बनता है, ये ISLM। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। IEC की संकल्पना है, MEC की संकल्पना है अति अल्पकाल की या फिर बी और सी दोनों या दीर्घकाल की, बताएं। तो MEC की संकल्पना जो है वह अल्पकाल की संकल्पना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में क्वेश्चन आए हुए। अगला क्वेश्चन, y बराबर C प्लस आई क्या है? y बराबर C प्लस आई जो है एक समीकरण है। क्या है भैया? ये एक समीकरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्वायत्त निवेश शून्य है और उपभोग फलन C यानी CY है तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि स्वायत्त निवेश वो शून्य है और उपभोग फलन जो C है जिसको कहते हैं वो BY है, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी भैया? शून्य ही होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रश्न, समष्टि परक आर्थिक नीति के लक्ष्य हैं। समष्टि परक आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? समष्टि परक आर्थिक नीति जो होती है उसका लक्ष्य जो है उत्पादन और रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इन सभी को एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यदि MPS बराबर 0.5 हो तो निवेश गुणक का मूल क्या होगा? बताएं। प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि MPS बराबर 0.5 हो तो निवेश गुणक का जो मूल होगा वो क्या होगा? तो वो होगा K बराबर क्या होगा? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी MPS बराबर अगर 0.5 है तो जो निवेश गुणक होगा K जिसको कहते हैं वह 2 हो जाएगा। K बराबर 2, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में 2024-2023 में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है भैया? तो भारत में कृषि आय की गणना करी जाती है उत्पादन विधि के द्वारा। उत्पाद विधि के द्वारा जो है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2024-2023 दोनों में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि होती है खास करके, और कृषि से संबंधित जो भी इसे फल मतलब कृषि हो गया या फिर कृषि संबंधित क्षेत्र, जैसे कि आपका कृषि के अलावा पशुपालन वगैरह जो होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं शामिल होती कृषि में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आपने जंगल से लकड़ी काटी तो प्राथमिक काम हो गया, प्राथमिक क्रियाएं हो गई। लेकिन आपने जंगल से लकड़ी काटने के बाद में उस लकड़ी की कुर्सी बनाई तो आपका द्वितीय क्रियाएं हो गई वो। फिर उसके बाद में आपने उस कुर्सी को बनाई और कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने बेचा, वह आपका तृतीय क्रियाएं हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लियर, ये आपका द्वितीय तृतीय क्रियाएं होती है और क्षेत्र होता। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर है प्रश्न है, भारत में अधिकतम जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या कार्यरत है। भारत में अधिकतम संख्या में कार्यकारी जनसंख्या जो आधारित है वो किस प्रकार का काम करती है? वो करती है भैया तृतीय क्षेत्र में काम करती है। किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में काम करती है। भारत की जनसंख्या किस में करती है अधिकतम कार्यकारी जनसंख्या? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि और उससे संबंधित काम भारत में ज्यादा होता है। ठीक है, यह बात आती है, यानी तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है? समाज में ऊंचे स्तर, भविष्य में धन की प्रत्याशित जरूरतें,
ब्याज दर या फिर ये सभी? उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाला तत्व जो है समाज में ऊंचे स्तर और भविष्य में धन की प्रत्याशित जरूरतें, ये भी होगा, ये भी होगा, और ब्याज दर भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है भैया, प्रश्न है, मुद्रा की सट्टेबाजी संबंधी उद्देश्य फलन है। मुद्रा की सट्टेबाजी संबंधी उद्देश्य फलन जो होता है वह इनमें से कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2024 में प्रश्न आया हुआ है, तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति होगी। तरलता जाल बताएं, तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति क्या होगी? अप्रभावी होगी। तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति अप्रभावी होगी। क्या होगी? अप्रभावी होगी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक नाम क्या है इसका? रोजगार सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, आय सिद्धांत या उत्पादन सिद्धांत? समष्टि अर्थशास्त्र का एक वैकल्पिक नाम क्या है? इसका आय सिद्धांत भी एक नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सॉरी बी ऑप्शन। पूर्ण रोजगार की स्थिति कब होती है? पूर्ण रोजगार की स्थिति तब होती है, सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त जब होती है तो उसी को पूर्ण रोजगार कहा जाता है। जब सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाने शुरू कर देते हैं, वही स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। ए ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है पिछले बार 2024 में। 25-26 में प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन से, जेएम कीन्स ने किस सिद्धांत को विकसित किया है? रोजगार सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत, निवेश सिद्धांत या बचत सिद्धांत? बताने का प्रयास करेंगे। जेएम कीन्स या प्रोफेसर जेएम कीन्स बड़े फेमस विद्वान हैं। इन्होंने किस सिद्धांत का विकसित किया? तो रोजगार सिद्धांत पर बड़ा काम किया है जेएम कीन्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है भैया? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएं या सामूहिक आर्थिक समस्याएं या वैश्विक व्यापार या सरकारी नीतियां। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं पर फोकस करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है बेटा वो सामूहिक आर्थिक समस्याओं पर समस्याओं पर काम करता है। यानी कि सामूहिकता पर कौन है? वो समष्टि आता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये होता है। ठीक है, व्यष्टि, इसको बात किया तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो, और इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये होता है छोटा अर्थशास्त्र, ये होता है बड़ा अर्थशास्त्र। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला है, अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? देखिए, सबसे पहला क्षेत्र होता है सरकारी क्षेत्र, दूसरा होता है निजी क्षेत्र, तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय और चौथा होता है उपभोक्ता। ये 4 क्षेत्र जो होते हैं बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। सरकारी क्षेत्र पर सरकारी हस्तक्षेप होता है, निजी पर प्राइवेट सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स जो खरीदारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम आय सिद्धांत था, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नाम है वो कीमत सिद्धांत है। ठीक है, तो कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, जबकि आय सिद्धांत जो है वो किसका है? ठीक है, आय सिद्धांत किसका है भैया? आय सिद्धांत होता है समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक महामंदी का प्रमुख कारण यही था कि मांग में कमी हो गई थी, यानी डिमांड कम हो गई थी। सप्लाई तो थी, डिमांड कम हो गई थी, इस वजह से दिक्कत आई। समष्टि अर्थशास्त्र किस काल से शुरू हुआ? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है 1929 से शुरू हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 23 में भी आया है। निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होगा? निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे भाई। क्या करेक्ट आंसर इसका होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बाजार का नियम किसने दिया है? तो जेबीसी ने दिया है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करते रहेंगे। चले भाई, अच्छा, प्रोफेसर जेबीसी का जो बाजार नियम है इसका
आलोचना किसने करी थी? तो जे मतलब कीन्स ने खूब आलोचना करी थी इसकी, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होगा? निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होगा? निवेश गुणक और एमपीसी में संबंध होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये धनात्मक लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है पूंजी स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। पूंजी स्टॉक में परिवर्तन जो होता है वो निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विदेश से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय जो होती है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, राष्ट्रीय आय में शामिल होती। बिल्कुल, जो विदेशों से आय प्राप्त होती है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होती, यानी जीडीपी में शामिल नहीं होती है। वो किस में शामिल होती है? वो आपकी राष्ट्रीय एन मतलब कि इसमें क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया भारतीय राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख कठिनाइयां क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाइयों में खास करके धारणा मूलक यानी जो कंसेप्चुअल संबंधी धारणा है वो सामने आती हैं समस्याएं, सांख्यिकी संबंधी समस्याएं और प्रशासनिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आती हैं। सारी समस्याएं उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य के बीच क्या पाया जाता है? बताएं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत अनुपातिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, विपरीत अनुपातिक संबंध पाया जाता है किसके बीच में? मुद्रा की मात्रा के बीच में और मुद्रा के मूल्य के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर कैसे की जा सकती है? बताएं। पीगू के अनुसार अगर देखें तो पीगू के अनुसार दीर्घकालीन बेरोजगारी को मजदूरी दर में कटौती करके हम दूर कर सकते हैं। मजदूरी दर में अगर हम कटौती कर दें तो ये दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। ये कहते हैं पीगू, प्रोफेसर पीगू, कि अगर जो है जैसे हमारे पास 10 लोग काम करने के लिए हमने रखे हैं, 10 लोगों को हम एक व्यक्ति को 200 रुपये एक दिन का सैलरी देते हैं, तो हम क्या कर दें, ये एक प्रकार से हम 15 लोगों को एक प्रकार से नौकरी दे दें और हम उन 15 लोगों को 150 रुपये देंगे। ठीक है, यानी कि 50 रुपये कम कर दे, 5 व्यक्तियों को और रख ले। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा भी बचा सकते हैं और अपना काम, यानी कि जो 200 रुपये एक व्यक्ति को दे रहे थे, हम वो एक व्यक्ति को 200 ना दे करके एक व्यक्ति को 150 देंगे, लेकिन उसके बदले में हम 5 व्यक्तियों को और नौकरी दे देंगे। यानी उतने पैसे में हम और थोड़ा सा बढ़ा करके रख लेंगे आदमियों को। तो इससे क्या होगा कि 5 व्यक्ति और सिर्ज जाएंगे, 5 व्यक्तियों को और एक प्रकार से बेरोजगारी नहीं एक प्रकार से हो पाएगी, यानी 5 व्यक्ति और रोजगार प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्रोफेसर पीगू कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाजार का नियम प्रस्तुत किया किसने? जेबीसी ने। जेबीसी, बिल्कुल, जेबीसी ने बाजार का नियम प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जेबीसी। अगला क्वेश्चन है वस्तु परक तत्व, तत्व होते हैं बाह्य, आंतरिक, ऊपर या नीचे? तो वस्तु परक जो तत्व होते हैं वह बाह्य तत्व होते हैं। वस्तु परक तत्व बाह्य तत्व होते हैं, यहाँ पर बाह्य भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है राजकोषीय नीति तत्व है किसका? मंत्र परक, वस्तु परक, शिशु परक या इनमें से कोई नहीं? तो जो बताएं फटाफट से आप। राजकोषीय नीति वस्तु परक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आकस्मिक घटना तथ्य है, आकस्मिक घटना किसका तत्व है? व्यक्ति परक, शिशु परक या वस्तु परक? आकस्मिक घटना जो है वो व्यक्ति परक तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के ने उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से बताए हैं? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तु परक उपभोग बताया है, वस्तु परक उपभोग को बताया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन बताए हैं? तो वस्तु परक उपभोग को बताया है। वैसे आय के स्तर को भी बताते हैं, व्यक्ति परक उपभोग को भी बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में कमी हो जाएगी, यदि क्या हो? बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक कल्याण में कमी हो जाएगी यदि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अगर बढ़ता है। विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन अगर बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से भी आर्थिक कल्याण में कमी होगी अगर विलासितापूर्ण वस्तुएं जो है उनका उत्पादन ज्यादा किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन कीमत अगर बढ़ा दी जाए किसी वस्तुओं की तो उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय में वृद्धि हो जाती है, तब क्या करते हैं? आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, आर्थिक कल्याण घटेगा या स्थिर रहेगा? तो यदि कीमतें, बेटा यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन भी बढ़ जाए, बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, मतलब कि बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि हुए बिना ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, तब जो है आर्थिक कल्याण जो हो जाएगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय। वस्तु माने होता है, वस्तु विनिमय माने होता है आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कहलाता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो होता है इसको जल प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह या फिर वास्तविक प्रवाह क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। इसी को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे साधन आय नहीं माना जाता या आय का साधन नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे साधन आय नहीं माना जाता है? देखिए, लगान, मजदूरी और विदेशी उपहार, इसको जो है साधन आय माना जाता है, जबकि लाभ को नहीं माना जाता है। सी ऑप्शन। अगला, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बाजार होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार में, मतलब अर्थव्यवस्था में बाजार जो होते हैं वो श्रम बाजार, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, तीनों होते हैं। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति अगर होगी, वस्तुओं की सप्लाई होगी तो लोग उसको खरीदेंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, जब मार्केट में सामान होगा तो उसको लोग खरीदेंगे, ऐसा जेबीसी ने बाजार का नियम देते हुए कहा था। प्रभावपूर्ण मांग का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? बढ़िया क्वेश्चन है। प्रभावपूर्ण मांग का संबंध प्रोफेसर पीगू से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रभावपूर्ण मांग का नियम या निर्धारण होता है किसके द्वारा? प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण जो होता है वो समग्र मांग फलन के द्वारा और समग्र पूर्ति फलन दोनों के द्वारा होता है। सी ऑप्शन लगा देंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखा है? द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक को लिखा है जे.एम. कीन्स ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। उपभोग वक्र का ढाल कहलाता है क्या? उपभोग वक्र का ढाल जो होता है वह एक प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। डी ऑप्शन, उपभोग वक्र का ढाल सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी में कटौती से कीमतें क्या होती हैं? मजदूरी में कटौती अगर की जाती है तो कीमतें जो है वो गिरती हैं, कीमतें घटती हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट, चूंकि मजदूरी में अगर कटौती होगी तो कीमत एक प्रकार से घटेगी, जाहिर सी बात है। मजदूरी बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है किसके? प्रति व्यक्ति आय बराबर होती, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है किसके भाई? प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या के बराबर होती है। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी मान लेते 10, मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया नहीं था तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 10,000 रुपये मान लेते कमा रहा है एक साल में, एक देश में 10,000 रुपये उसकी वैल्यू है और जनसंख्या कुल 500 है तो उसको घटा देंगे, मतलब कि उसको काट देंगे तो आपका निकल आएगा 20। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से क्या सत्य है? इनमें से निम्न में से क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए, जीएनपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास, बिल्कुल ठीक बात है ये। ए ऑप्शन यही सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि है भैया? तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि उत्पादन संगणना विधि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वास्तविक आय विधि, आयात निर्यात विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की विधि जो है ये एक प्रकार से उत्पाद संगणना विधि भी है, वास्तविक आय विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि, आयात निर्यात विधि। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो इसमें मूल्य ह्रास घटाया जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य ह्रास को घटा देने से एनडीपी प्राप्त हमको हो जाती जीडीपी से। जीडीपी माने होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद में से मतलब कि मूल्य ह्रास घटाते तो हमको एनडीपी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितना हमका हमारा खर्चा लगा है उसको निकाल देते हैं तब। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चालू कीमतों पर अनुमानित राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। चालू कीमतों पर अनुमानित आय को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं नॉमिनल राष्ट्रीय आय। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्थिर कीमतों पर अनुमानित जीडीपी को क्या कहते हैं? स्थिर कीमतों पर अनुमानित जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इनमें से देखें, इनमें से एन एन पी एम पी बराबर एन एन पी एफ सी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एन एन पी एम पी बराबर एन एन पी एफ सी प्लस 3 HMR 44 कर माइनस अनुवादन, ये दोनों सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय में प्राकृतिक पूंजी ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? बताएं, शुद्ध राष्ट्रीय आय से प्राकृतिक पूंजी ह्रास को घटाने से हमको हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हरित लेखांकन का अर्थ होता है निम्नलिखित के अनुसार को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। किसको? तो प्रदूषण और पर्यावरण नीति को ध्यान में रख करके एक प्रकार से इसको अनुमान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, एक प्रकार से हरित लेखांकन का अर्थ होता है। प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को भी ध्यान में रखा जाए कि जो हमने विकास किया उससे पर्यावरण की हानि कितनी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ये कथन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कुल उपभोग एवं कुल आय के अनुपात को क्या कहा जाता है? कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति किसको कहते हैं? कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव से रिसाव है। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका भाई, प्रश्न के हिसाब से बढ़िया। एक त्रिपक्षीय या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव से रिसाव है, घरेलू बचत और सरकार की निबल कर आय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश नहीं है? निवेश, आयात निर्यात या उपभोग व्यय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश नहीं है आयात, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आय स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो क्या होता है? आय स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो आर्थिक कल्याण में क्या होगा? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में 2024 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र दोनों शामिल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह में फर्मों की क्या भूमिका होती है? उद्योग फर्म जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? तो आय के चक्रीय प्रवाह में फर्मों की भूमिका होती है वस्तुओं का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ संबंध रखती है? बताएं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ संबंध रखती है? तो होती है ओपन अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी, जिसको आप खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आय के चक्रीय प्रवाह में राष्ट्रीय आय अपने संतुलन स्तर पर तब होती है जब, तो आय के चक्रीय प्रवाह में राष्ट्रीय आय अपने संतुलन स्तर पर तब होती है जब समावेश रिसाव के बराबर होता है। जब समावेश रिसाव के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में एक प्रकार से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह मॉडल में घरेलू क्षेत्र सरकार को किस प्रकार योगदान देता है? बताएं, तो चक्रीय प्रवाह मॉडल में घरेलू क्षेत्र जो होता है सरकार को कर के रूप में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह का चरण नहीं है? तो चक्रीय प्रवाह का चरण आय के कौन सा नहीं है? वृद्धि चरण नहीं है, बाकी उत्पादन चरण, आय चरण और व्यय चरण तीनों शामिल होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था? प्रोफेसर वारकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। प्रोफेसर वारकर का कथन है, वाकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी गई है या कर दी जाती है वही मुद्रा हो जाती है, ये नैप महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा होता है, यह कथन किसका है? तो मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का काम छिपा रहता है, यह कथन प्रोफेसर पीगू ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यह विचार किसका है कि मुद्रा एक वस्त्र है जो कि आर्थिक जीवन रूपी शरीर के द्वारा पहना हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न। 2024-25 सभी में प्रश्न आ सकता है, ये मतलब 25 में पूछा जा सकता है, 24 में आया हुआ है। मुद्रा एक वस्त्र है जो कि आर्थिक जीवन रूपी शरीर के द्वारा पहना हुआ है, प्रोफेसर पीगू ने ही कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जबकि उद्योग धंधे क्रियाशील हों और मजदूरी ऊंची हो, परंतु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो और लोगों को परेशानी हो, यह विचार किसका है? बताएं, यह विचार किसका कि ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जबकि उद्योग धंधे क्रियाशील रहें, मजदूरी ऊंची हो, परंतु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी भी रहेगी, लोगों को परेशानी हो। ऐसा विचार दिया था प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था भैया? मैक्रो शब्द का प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था। रेगनर फ्रिश ने मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? रोजगार सिद्धांत का अध्ययन होता है, मुद्रास्फीति का भी अध्ययन होता है, वस्तु कीमत का निर्धारण नहीं होता इसमें, ये समष्टि अर्थशास्त्र का नहीं, ये व्यष्टि का है। सामान्य कीमत स्तर भी इसमें होता है, यानी ये इसका और इसका अध्ययन होता है, इसका अध्ययन नहीं होता है। तो यही पूछा कि इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो वस्तु कीमत निर्धारण का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं बल्कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन जो होता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि दोनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक मुद्रा है? देखिए, आर्थिक समृद्धि, रोजगार का निर्धारण और व्यापार चक्र, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है? बताएं,
निम्नलिखित में से कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है, पूछा गया है भाई, बताने का प्रयास करेंगे। तो व्यक्ति का अध्ययन जो होता है ये समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं, बाकी आंशिक संतुलन और समूह का अध्ययन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व होता है आर्थिक विकास के अध्ययन में, बिल्कुल ठीक बात है, आर्थिक नीति निर्माण में भी और मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व होता है। तो एक डी ऑप्शन में कर लें, उपयुक्त सभी वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सही, ठीक है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं इसके। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। ऐसे ही एक दो दिनों के अंतर्गत ही आपको और भी मिल जाएगा एक दूसरा मॉडल पेपर। तो ऐसे ही आप देखते मॉडल पेपर भी मिलने का शुरुआत हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा, लिखित का मैंने दे चुका हूँ। तो इसमें लगभग 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो है ज्योग्राफी की, जिसमें मानव भूगोल से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यह वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है, तो सभी लोग जो है तैयार रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।